नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद भारत में अचानक गैस और तेल को लेकर जो मारामारी चल पड़ी है, उसको लेकर मुझे एक किताब के एक हिस्से की याद आ रही है। इस किताब का जिक्र कभी मैंने किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसको फिर से इस कहानी को दोहराने की जरूरत है। यानी स्वराफकीस की किताब है टॉकिंग टू माई डॉटर, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। वो अपनी 15 साल की बेटी को कैपिटलिज्म के इतिहास के बारे में, पूंजीवाद के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। उसमें वो एक कहानी सुनाते हैं कि प्रवृत्तियों की, जिनसे समझ में आती है बात। उनका कहना है कि कोई एक भविष्यवाणी हो जाती है तो फिर वो सच हो जाती है। इसके इसकी मिसाल के तौर पे वो इडिपस की कहानी याद दिलाते हैं। इडिपस की कहानी जो सोफोक्लीज का नाटक है। इडिपस उस नाटक में वो बताते हैं कि जो नाटक हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें भविष्यवाणी ये होती है कि इडिपस अपनी मां से विवाह करेगा और अंत में उसको अपनी मां से विवाह करना पड़ता है। असल में जो ग्रीक ट्रेजेडीज हैं, ग्रीक नाटक जो हैं, उनमें मनुष्य बिल्कुल नियति के हाथ का खिलौना है। तो इस नियति के खिलौने की कहानी कैसे आकार लेती है, सोफोक्लीज ने वो कहानी लिखी है। लेकिन वरॉफ्कीस उस कहानी की एक नई व्याख्या करते हैं। वो बताते हैं कि जैसे जब राजा को संतान होने वाली थी, तो उसने ज्योतिषी को बुला के पूछा कि भाई, ये इस लड़के का भविष्य बताओ, क्या होगा इस बच्चे का, इस संतान का। तो ज्योतिषी ने कहा कि ये तो आपकी हत्या करेगा। ये सुनते राजा नाराज हो गया। उसने कहा कि जैसे ये पैदा हो इसको मार डालो। जब वो पैदा होता है, रानी उसको मार तो नहीं पाती है, लेकिन उसको एक पहाड़ के ऊपर छोड़ जाती है। अब वरॉफ्कीस का कहना है कि अगर वो ज्योतिषी नहीं आया होता और अगर उसने घोषणा नहीं की होती कि ये अपने पिता को मारेगा, तो बच्चा पिता से बिछड़ा नहीं होता। आगे की कहानी यह है कि एक दूसरे राज्य का राजा उसको अपने साथ ले जाता है जो निसंतान है। वो इसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालता है। इडिपस बड़ा हो जाता है, इडिपस रेक्स उसका नाम है। वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके भीतर तरह तरह के सवाल आते जाते रहते हैं। वो एक ज्योतिषी को बुलवाता है। ज्योतिषी से पूछता है कि भाई बताओ मेरा क्या है। ज्योतिषी कहता है कि तुम अपनी मां से विवाह करोगे। इडिपस इतना दुखी होता है कि वो राज्य छोड़ के चला जाता है कि न मैं अपनी मां से मिलूंगा कभी, क्योंकि वो तो इस गोद लेने वाली मां को ही अपनी असली मां मान रहा है। उसका कहना है कि न मां से मिलूंगा और न उससे विवाह की नौबत आएगी। लेकिन रास्ते में उसकी भिड़ंत दूसरे राजा से होती है जो उसका वास्तविक पिता है। इडिपस उसको मार डालता है और उस समाज के रिवाज के मुताबिक वहां की रानी से विवाह करके राजा बन जाता है। अनजाने में ये विवाह वो अपनी मां से करता है। अब वरॉफ्कीस का कहना है कि अगर ये दो भविष्यवाणियां नहीं होती तो जिंदगी इस तरह करवटें नहीं बदलती। अगर एक ज्योतिषी ने नहीं कहा होता कि अपने पिता को मारेगा, तो बच्चा अपने महल में रह जाता, पिता को मारने की नौबत नहीं आती। और दूसरे ज्योतिषी ने नहीं कहा होता कि अपनी मां से विवाह करेगा, तो वो दूसरे महल में अपनी मां के साथ रह जाता, उसके सामने नौबत नहीं आती। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? वरॉफ्कीस कहते हैं कि कल को अगर ये पता चल जाए, अफवाह उड़ जाए कि एक बैंक कल कंगाल होने वाला है, अगले दिन वाकई वो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि सब लोग उसमें अपना पैसा निकालने पहुंच जाएंगे। इन दिनों ये कहानी मुझे इसलिए याद आई कि इन दिनों गैस और तेल को लेकर जो मारामारी है, उसमें कुछ माहौल यही है। उसमें लगता है कि जो क्राइसिस है नहीं, वो लोगों की फिक्र, लोगों की भागम भाग, लोगों की गैस और तेल इकट्ठा कर लेने की जो आदत है, जो डर का कारोबार है, उसकी वजह से एक वास्तविक क्राइसिस पैदा हो जाएगी। लेकिन क्या ये लोगों की गलती है? असल में ये केंद्र सरकार की गलती है, क्योंकि जो वास्तविक संकट है, क्योंकि वो है, ये सच है कि अभी कहा जा रहा है कि ईरान ने
हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को निकलने की छूट दे दी है। हालांकि ये कितना सच है और कब तक ये छूट जारी रहेगी और कितना तेल उत्पादित होके आ पाएगा, अभी इसका कुछ पता नहीं है। तो संकट तो है और सरकार उसके लिए कदम उठा रही है, लेकिन जिस तरह सरकार ने अचानक बहुत आक्रामक ढंग से अफवाहों की चर्चा शुरू कर दी कि कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने सीधे कांग्रेस को दोषी बता दिया कि कांग्रेस अफवाह उड़ा रही है। पता नहीं कांग्रेस उड़ा रही है या नहीं उड़ा रही है, लेकिन ये अफवाह उड़ाने का काम ही जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और अपने सारे मंत्रियों को सतर्क कर रहे हैं कि तुम ऐसी अफवाह से लड़ो, एक डर पैदा करने के लिए पर्याप्त है। लोगों को जिस जमाखोरी से रोकना वो चाहते हैं, वो जमाखोरी शुरू हो गई है। कारोबारी वर्ग में तो पहले से चलती रही है। जहां जिन होटलों रेस्टोरेंट्स में कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, वहां पहले से बेईमानी चल रही होगी कि बहुत सारे घरेलू सिलेंडर भी खपा लिए जाते होंगे, लेकिन अब वो बंद हैं और उनको काफी महंगे दामों पे, क्योंकि हिंदुस्तान में कालाबाजारी और ब्लैक में सामान खरीदने बेचने का तत्काल खेल शुरू हो जाता है, वो सब शुरू हो जाएगा। मेरा सवाल यही है कि सरकार इतना अपनी जनता पे भरोसा क्यों नहीं करती है, या जनता अपनी सरकार पे भरोसा क्यों नहीं करती है? ऐसा क्यों होता है कि जिस सरकार को आपने चुना उसके मशवरे पे आप अमल नहीं करते हैं? क्या ये हम पहली बार देख रहे हैं? और ये सरकार छुपाने की तो बिल्कुल उसने मान लिया है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता की कोई जगह ही नहीं है। नोटबंदी अचानक एक रात घोषित हुई और हमने पाया कि अगले दिन जो बेचारे सबसे कमजोर, सबसे गरीब लोग थे, उनकी नौकरी छूट गई और पूरा का पूरा हिंदुस्तान अगले कई दिनों तक सड़क पे खड़े होकर नोट बदलवाता रहा। और उस नोटबंदी के नतीजे क्या निकले आज तक किसी को नहीं मालूम। कोई ठोस रिपोर्ट अभी तक नहीं आई जो बताए कि उस नोटबंदी के जो लक्ष्य थे कि उससे आतंकवाद रुकेगा, उससे नक्सलवाद रुकेगा, उससे काला धन रुकेगा, ऐसा कोई लक्ष्य उससे हासिल हुआ या नहीं। उल्टे हमने पाया कि 2-3 साल के भीतर 2000 के नोट जो जारी किए गए थे उनको वापस ले लिया गया और नोटबंदी एक विफल प्रयोग की तरह उसको सरकार अब याद भी नहीं करना चाहती है। कोविड का दौर याद कीजिए, आधी रात को प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, साथ में मध्य वर्ग को सलाह भी देते हैं कि सामान की कोई किल्लत नहीं होगी, वो बाजार न निकले, लेकिन पता चलता है कि रात को 12 बजे तक दुकानों में लूट मच जाती है। लोग अपने घर सारा सामान भर लेने पे आमादा हैं। न सरकार को उस जनता पे भरोसा है जिसने उन्हें चुना है, न जनता को उस सरकार पे भरोसा है जिसको वो चुन के ले आई है। तो स्थिति हमने कोविड के दौर में देखी। कोविड में तो सरकार इतने तथ्य छुपाने में लगी रही। कोविड के टीकों का नतीजा क्या हो रहा है, क्या उससे वाकई कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, क्या वाकई उससे जान जा रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ताजा फैसले ने, जिस पर कल मैंने विस्तार में बात की थी, सरकार को पलटने के लिए मजबूर किया है। लेकिन कोविड के दौरान हुई मौतों का कोई हिसाब ठीक से हमारे पास नहीं है। तब जो खासकर कोविड के दूसरे दौर में जो मौतें हुई, जब अस्पतालों की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तमाम चीजों की भयानक किल्लत थी और लोग मांग कर रहे थे, सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोई कमी है। सरकार जैसे आंकड़े छुपाने में लगी थी और उसके लोग, मुझे याद आया, कहीं से सिलेंडर लाके अपनों के बीच बांट रहे थे। तो ये क्यों ये स्थिति है? उन दिनों श्मशान गृहों में शव जलाने की जगह नहीं बची थी, मैंने अपनी आंख से देखा है। और गंगा किनारे जो शव हैं वो लाशें बोल रही थीं कि देखो हमें, देखो हमें ठीक से दफनाने की जगह तक नहीं मिली, सरकार हमें पहचानने को तैयार नहीं है। अब जो मामला है ईरान के पर अमेरिका के हमले का, मैं उसकी राजनीतिक व्याख्या में फिलहाल नहीं जा रहा हूं। मैं ये नहीं पूछने जा रहा हूं कि आखिर जब इजराइल और ईरान के बीच लगभग युद्ध की स्थिति थी, तब प्रधानमंत्री ने इजराइल जाने की कृपा क्यों की,
और वहां से लौटकर ईरान के राष्ट्रपति की, ईरान के धर्मगुरु की हत्या के बाद कोई शोक क्यों नहीं जताया, या भारत सरकार ने उसको जताने में 5 दिन का समय क्यों लिया? ये सारे सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई संकट है और अगर उससे निकलने का कोई सरकार ने तरीका बना रखा है, तो दोनों की बात जनता को विश्वसनीय ढंग से बताई जानी चाहिए। डरा धमका कर नहीं कि इस बारे में चुप रहो, सरकार की पूरी तैयारी है, एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं नहीं जानता हूं कि इस अजीब स्थिति से हम कैसे निकलेंगे, क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य जो है, होर्मुज की खाड़ी जो है, वहां से भारतीय जहाज निकल सकेंगे, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको एक फोन किया है। हालांकि बाद में ऑफिशियल खबर ये आई कि 3 बार ईरान के विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री की बात हुई, लेकिन जो हमारा स्वाभाविक दोस्त था, जो अब भी दोस्ती निभा रहा है, हमारा रुख उसको लेकर क्या है, ये अलग सवाल है। फिलहाल तो मैं सरकार को इस छुपाने वाली व्यवस्था के लिए, इस अपारदर्शिता के लिए, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, मैं कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। कृपया सरकार अपना ये रवैया बदले। धन्यवाद।